नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस सुदर्शन बैच में पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। अब ऐसा है कि कई विद्यार्थी जो रेगुलर नहीं है और जिन्हें सुदर्शन बैच के बारे में, कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है, उन्हें कंफ्यूजन होगा कि ज्योग्राफी के काफी सारे चैप्टर बाकी है या क्या है। तो मैंने कल भी बताया था कि सुदर्शन बैच में सबसे पहले वे चैप्टर पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं में कॉमन है, और वो कौन कौन से है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ एक वीडियो में, टेलीग्राम पे, सभी तरीके से। ठीक है, तो उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने 1857 की क्रांति, और आगे जैसे जैसे आएंगे आप लोगों को बता देंगे। जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं रीट वाले कि सर रीट का जो है भारत का भूगोल और वो विश्व वाला जो है वो करवाओ, तो देखो मैंने आप लोगों को बैच, जब रीट का संभव बैच शुरू किया तब भी कहा था कि आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, तो इसके लिए आपको साथ साथ पुस्तक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए वन लाइनर आपको समय पे दे दी थी कि उसको पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं है, तो उससे पढ़ना ही है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ये करवाऊंगा कि वो चैप्टर भी अपन देखें, उसके लिए ये करवाऊंगा सप्ताह भर बाद, एक सप्ताह आपको रुकना पड़ेगा। सप्ताह भर बाद आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की एमसीक्यू वाली क्लास लगवाऊंगा जो राम निवाजी सर लेंगे आप लोगों के लिए, और एमसीक्यू पे उनकी बहुत शानदार पकड़ है, तो वो चैप्टर भी अपन नजर बाहर निकालेंगे। लेकिन उसकी डिटेल जो है आप लोगों को वन लाइन से पढ़ लेनी है। इसके अलावा आप लोग कहें कि सर हमें आपसे पढ़ना है भारत का भूगोल, तो मैंने भारत के भूगोल की क्लासेस भी अपने इसी चैनल पर ले रखी है। जो भी चैप्टर है उसका नाम लिख के आगे जीजीडी लिख के सर्च करो, वो चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ा भी रखे हैं, तो आप लोगों को अभी इस तरीके से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चैप्टर भी कवर करवाने जरूरी है, ये भी आप लोगों के साथ में है। जिन विद्यार्थियों की ये शंका है कि सर जो है ज्योग्राफी के, राजस्थान ज्योग्राफी के वे चैप्टर पहले करवा दीजिए जो रीट में है, तो आप लोग 4 महीने पहले ही मैंने पशु परिचर वाला पूरा बैच पढ़ाया है। उसके अंदर से आप जो है वो चैप्टर यदि पहले करना चाहते हो आप, तो वो पहले आप कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। यही समय अपन को 6 महीने का मिला होता ना, अपने को समय मिला है 2.5 महीने का तैयारी जो करने का, करवाने का सब कुछ, तो यही समय 6 महीने का मिलता तो सेपरेट पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से होता। लेकिन बीम का सिलेबस को 2.5 महीने में फिर भी अपन कवर कर रहे हैं। देखो इंडियन हिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ा दी, पॉलिटिकल जो है ओपीडी पे पूरी पढ़ा दी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का ये सारा पढ़ लिया। अब रही बात अपने कौन सी के भारत के भूगोल वाली, तो वो भी फिर भी एमसीक्यू क्लासेस के माध्यम से अपन कवर करेंगे, वहां पे भी कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे सर। ठीक है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है एमसीक्यू पे, तो वो भी कवर करवाएंगे। साथ ही साथ आप वन लाइनर से करिए आप, क्योंकि वो बहुत बेस्ट है फास्ट कवर करने के लिए, और टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते रहिए, क्योंकि उसमें भी व्याख्या दी गई है, सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये जो सुविधाएं हैं वो बता दी मैंने आप लोगों के लिए, इसमें कोई पैसा टका आप लोगों के लिए लगना है नहीं, और बहुत अच्छी तैयारी, पात्रता आराम से क्लियर कर लोगे। अब रही बात अपने दूसरे विद्यार्थी कि हाँ अब अपने जो है ये कॉमन बैच है, तो कॉमन बैच के अंदर ये अब अगला टॉपिक है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, क्योंकि सबसे पहले कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद में सेपरेट। आज 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं अपन, और राजस्थान के संदर्भ में। क्रांति में ऐसा है कि सबसे पहले अपन कारण पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मुख्य घटनाएं पढ़ लेंगे, फिर इसके परिणाम पढ़ लेंगे, और इस तरीके से क्रांति जो है 2 क्लासेस में आपको लोगों के मैं पूरी करवा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सारी स्टोरी बताऊंगा, सब कुछ फैक्ट वगैरह सारे क्लियर होंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और ये आधा घंटा जो आप मुझे देते हो क्लास में, उसमें कॉन्सेंट्रेट करें। लाइव चैट में किसी तरह के कोई क्यूरीज नहीं लिखे, क्योंकि वो जो है उस लाइव नहीं होती क्लास, तो वो रिप्लाई भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, चलिए। अब 1857 की क्रांति के मामले में सीन ऐसा है कि जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, तभी जो है पूरे भारत में भी 1857 की क्रांति हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इसके कारण क्या रहे, कि 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे नजर मारते हैं कि देखो कारण के अंदर अपन पढ़ते हैं कि सहायक संधियां, और इसमें जो सहायक संधियां हुई, इन्होंने क्या किया कि अपने जो शासक थे, यहाँ के जो राजा थे अपने, उनको पंगु बना दिया। ठीक है, उनको क्या बना दिया, पंगु बना दिया। अब राजाओं के अंदर खुद भी क्षमता थी कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, अपने जो है जितने भी विदेशी आक्रमण हो वगैरह वो सब खुद जो है उनसे लड़ सके, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके। लेकिन अंग्रेजों ने यदि ये कर दिया, उनको बैसाखी पकड़ा दी एक तरीके से, और बैसाखी किसी को मिल जाए तो वो मतलब फिर खुद चलना ही नहीं चाहता, वो उसी के सहारे चलना चाहता है। अंग्रेजों ने कहा कि आप तो राजा हो, आप तो मौज करो, राज करो और आराम से बैठो, और भाई हम लड़ेंगे आपकी तरफ से, आप क्यों लड़ोगे? लेकिन आप लोगों, आपको सिर्फ इतना करना है, हमारी जो सेना 1000 की या 2000 की जितनी भी सेना रहेगी,
उसकी भरपाई आप कर लेना, उसका जो है भाई उसका जो खर्चा था वो उठा लेना। अगर राजा ठहरे, राजा के हाँ उठा लेवा। लेकिन ये ध्यान नहीं कि ये ही जो है अपने को पंगु बना रहे हैं। बाद में इन्होंने जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया राजनीति के अंदर, राजा के शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राजा पूरी तरीके से आश्रित हो गए इन पे। इन्होंने राजा महाराजा जो थे लड़ना भूल गए और फिर इनके ऊपर आश्रित हो गए। अब ये लड़े तो लड़े ही हो, नहीं लड़े तो बस गए काम से। इसलिए वो क्या है पूरी तरीके से आश्रित हो गए। तो सहायक संध्या एक कारण रहा, जो जनता से जो है इनका कोई लिंक राजा का बराबर बैठा नहीं। दूसरा जो मुख्य कारण था वो डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने देखो विकास के में बहुत सारे काम किए, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के बहुत प्रयास किए, जिसमें उसकी हड़प नीति जो है वो बहुत ही मतलब दुखदायी थी भारतीयों के लिए। इसने क्या किया, कई सारे ऐसे नियम बनाए कि कैसे भी करके जो है हड़पना है, राज्य जो है अपना ब्रिटिश साम्राज्य बनना चाहिए, इसकी नीति ये थी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि गोद निषेध प्रथा और कुशासन का आरोप लगा के जो है कई सारी जो है रियासतों को हड़पना शुरू किया। जैसे कुशासन का आरोप लगा के इसने अवध को हड़प लिया। ठीक है, नानाजी की पेंशन बंद कर दी और ये गोद निषेध का आरोप लगा के झांसी को हड़प लिया। तो ऐसी बहुत सारी इसने जो है बहुत सारी जो है रियासतों को हड़पना शुरू कर दिया। अब जब उसे हड़प लिया तो वहां के शासक जो है सीधे सीधे जो हो गए इनके विरोध में, और शासक विरोध में यानी कि जनता विरोध में। तो ये भी एक मुख्य कारण रहा है डलहौजी की हड़प नीति और कुशासन का आरोप लगाकर राज्यों को हड़पना। भाई इनका तो ध्येय एक ही था कि अपने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना है, चाहे कैसे भी साम दाम दंड भेद। अच्छा, गोद निषेध और इसकी जो डलहौजी की व्यपगत नीति कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, व्यपगत नीति। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि इसने भी 3 कैटेगरी बनाई थी कि जो इनके आने से पहले स्टेबलाइज थे राज्य, वो जो इनके आने के बाद हुए, और जिन्हें अंग्रेजों ने खुद बनाया। इनके लिए अलग अलग नियम थे, डिटेल में जाते हैं तो इसको खुद जो है एक क्लास सेपरेट चाहिए डलहौजी को। तो ठीक है, और मैंने कारण भी बहुत डिटेल में भारतीय जो 1857 की क्रांति पढ़ाई थी उसमें पढ़ा रखे हैं। और अपनी जितनी क्लास है, जो भी क्लास है, वो सारी यूट्यूब पर है। आप कभी भी कोई भी क्लास उठा के अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपने पेड कोर्स देते ही नहीं, सारी क्लासेस यूट्यूब पर है। तो वहां पे आप लोगों को जहां भी कोई लगे कि हाँ इसमें नहीं उस क्लास में ज्यादा था, तो आप खुद वहां पे वापस भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जितनी जरूरत जिस क्लास में महसूस होती है मुझे, मैं उसके अनुसार चलता हूं। ठीक है ना, मुझे बहुत ज्यादा डीप में जाना भी आता है और आप लोगों के लिए जो जरूरी होता है उसके अनुसार चलना भी आता है। आप लोग अपने अनुसार थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेना। देखो इसके अलावा फिर क्या है, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण के अंदर क्या आ गए कि अर्थव्यवस्था जो है वो, अब आर्थिक कारण में जैसे कि अंग्रेजों की नीति क्या थी, अपने यहाँ पे जो है यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे और वहां इंग्लैंड में और वहां बना हुआ माल यहाँ पे लाकर बेचते थे, तो इसीलिए यहाँ के उद्योग धंधे वगैरह भी नष्ट हो रहे थे। तो आर्थिक कुठाराघात भी हो रहा था भारतीयों के साथ में। भारतीय कारीगर जो थे वो बेरोजगार हो रहे थे, क्योंकि भारतीय वस्तुएं क्या है हस्त निर्मित होती थी तो महंगी पड़ती थी। तो भारत के खुद के लोग भी क्या है वहां की सस्ती वस्तुएं खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने लगा। धार्मिक कारणों में भी कि ईसाई मिशनरियों की स्थापना होने लगी और लोगों को यह लगने लगा कि अब जो है अपने धर्म पे आक्रमण कर लिया है, और धर्म पे जब आक्रमण होता है तो वहां की जनता जो है इसको हजम नहीं करती है, इसको स्वीकार नहीं करती है। तो यहाँ पे ईसाई मिशनरी जबरदस्ती ईसाई धर्म ग्रहण करवाना वगैरह ऐसे बहुत सारे जो है प्रयास किए जा रहे थे। तो एक कारण ये भी था। सैनिक असंतोष। सैनिक असंतोष के अंदर क्या है कि देखो एक भारतीय सैनिक भी है सेना के अंदर और एक अंग्रेज सैनिक भी है। अब भारतीय अधिकारी का भी वेतन अंग्रेज सैनिक सिपाही पद पर है उससे कम होता था। अंग्रेजों का जो सिपाही है उसका वेतन भारतीय अधिकारी से अधिक होता था। तो मतलब ये विसंगतियां थी और बहुत सारी ऐसी चीजें, जबरदस्ती समुद्र पार जो है भेजना वगैरह, ये सारे बहुत सारे कानून लाए गए। तो इससे भी भारतीय जो खेमा था सैनिकों का उनमें असंतोष फैला और अंत में ये पूरा ही आक्रोश, ये पूरा ही जो मतलब माहौल बन रहा था उसको जो है फूटने को एक वॉल चाहिए था, और वो था 1857 की क्रांति का कारण। जो तत्कालिक कारण बना वो था एनफील्ड राइफल। जो तत्कालिक कारण कहते हैं ना, वो क्या था, एनफील्ड राइफल। वो क्या था, एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल के मामले में सीन ये था, आप सभी जानते हो, अपन बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसके पहले कौन सी बंदूक प्रयोग में होती थी। इसके पहले जो बंदूक प्रयोग में होती थी वो ध्यान रखो, उसका नाम था ब्राउन ब्राउज। क्या नाम था, ब्राउन ब्राउज।
ये साधारण बंदूक थी, सीधा जो है अपने कारतूस को खोला, बारूद भरा अंदर, और वो दो नाली टाइप आती थी बंदूक, उसको जो है कूटा कारतूस को और फायर की, छुट्टी। इस एनफील्ड राइफल में सीन ये था कि इसका जो वो खोल था ना कारतूस का, वो बहुत मजबूत था, उसको दांतों से काट कर खोलना पड़ता था, और जब उसको दांतों से काटते थे तो फिर उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता था, और वो चिपचिपा पदार्थ, ये बात फैल गई थी वहां पे कि वो चिपचिपा पदार्थ जो है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। अब गाय का मांस जो है हिंदू धर्म में निषेध है और सूअर का मांस मुस्लिम धर्म में निषेध है, यानी कि दोनों ही धर्मों के सैनिकों के अंदर ये असंतोष व्याप्त हो गया कि भैया हमें तो गाय और सूअर का मांस खिला रहे हैं, ये मुंह में जा रहा है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और फिर जो हो गया मंगल पांडे वाला इंसिडेंट, ठीक है, कि मंगल पांडे किसी घाट पर गए थे और वहां पे जो है उनको कह दिया कि भाई आप तो ऐसे तो बहुत ऊंची जाति नीची जाति करते हो, और वहां पे तो गाय के मांस से बने हुए कारतूस खोलकर जब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा, तो वो जो है एक घटना हुई, बाघ और हुसैन को मारा मंगल पांडे ने, मंगल पांडे को फांसी हुई, और मतलब एक माहौल मिल गया। वो क्रांति की शुरुआत नहीं थी, लेकिन वो एक माहौल मिल गया कि अब क्रांति होगी। तो मंगल पांडे वाला इंसिडेंट, राइफल, ये एनफील्ड राइफल, ये सारी चीजें। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह थी, लेकिन इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी और उसमें यह सिद्ध हुआ था कि इसमें यह चीज शामिल थी। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से जो है क्रांति का एक पूरा क्या बना आधार। और मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को पूरे कारण जो है बता दिए कि क्रांति क्यों जरूरी हो गई थी उस समय। और जरूरी तो हो ही गई थी, यदि उस समय व्यवस्थित हो जाती ना ये थोड़ी सी, तो बस अपन 1947 की जगह ये पढ़ते कि हमारा देश 1857 को आजाद हुआ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय जो है हम एकजुट नहीं थे, शिक्षित वर्ग का साथ नहीं मिला, जो शासक थे उनका साथ नहीं मिला, और क्रांति एक साथ नहीं हुई। तो इस वजह से जो है हमें 90 साल तकरीबन और संघर्ष करना पड़ा, और जो है दुख झेलना पड़ा, और उसके बाद जाकर जो है हमें आजादी मिली। तो ये कारण भी रहे हैं, और जो है क्रांति के सफल नहीं होने के, यानी कि उसी समय अंग्रेज बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाते यहां से, यदि ये सारी चीजें एक साथ हो गई होती और शिक्षित वर्ग ने इसकी अहमियत समझी होती। कभी भी शिक्षित वर्ग जिस चीज की अहमियत समझे और वो जब प्रयास करे ना, तो समझो कि वह चीज होकर रहेगी। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षित वर्ग का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो चाहो तो ले लो, आगे बढ़ा आप। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जो मुख्य बात है, फैक्ट जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाने हैं और जो आप लोगों को मुख्य जबानी याद होने चाहिए। उस समय जब क्रांति हुई, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था? विक्टोरिया नाम था इसका। ठीक है, ध्यान रखना। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? उनका नाम था पर्मस्टन। पर्मस्टन, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग था, यही अपने भारत का पहला वायसराय बना। 1857 के बाद में ये जो है गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से जाने गए, और इसने जो है कई सारे 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी पकड़ के जेल में डाले थे उन्हें फिर रिहाई दे दी थी। इसलिए इसे अंग्रेजों में जितने गवर्नर जनरल और वायसराय बने उसमें दयालु गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? लॉर्ड कैनिंग की। ये एक्स्ट्रा जानकारी भी ध्यान में रखें। फिर देखो, भारत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया क्या? मैंने भारत की क्रांति पढ़ाई, जब आप लोगों को पढ़ाया था, जबरदस्ती जो है नेतृत्व करना पड़ा। बहादुर शाह जफर सो रहे थे बढ़िया आराम से, जो है रमजान चल रहे थे उस समय, जो सुबह सुबह जो कलेवा करते हैं वो करके बैठे ही थे कि क्रांति करे पहुंच गए। क्या बहादुर शाह भाई, सुल्तान साहब बोलो आडो में आएगा, और क्या कैसे आए कि क्रांति का नेतृत्व करो, और नेतृत्व करो कैसे? बंदूक की नोक पर बोला कि करो, तो करना ही है। ठीक है, तो नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। कितना बदनसीब है तू ए जफर, 2 गज जमी भी नसीब न हुई तुझे कुएं यार में। ये जफर नाम से कविताएं लिखते थे, जुगलबंदी लिखते थे, और इन्हें जो है कुएं यार यानी कि अपना जो है घर, उसके अंदर इन्हें जो है वहां से पकड़ के और फिर रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हें कहा कि कितना बदनसीब है तू जफर, तुझे 2 गज जमी भी नसीब नहीं हुई अपने घर के अंदर। इस तरीके से इन्होंने
चीजें लिखी है। ठीक है, राष्ट्रीय सेनापतित्व किसने किया? इन्हीं का सेनापति था बख्त खां। बख्त खां उसने किया। ठीक है, क्रांति की योजना, अब क्रांति की योजना यहां बनाए तो पकड़े जाए, अंग्रेजों को भनक लग जाए, सारे गुड़ गोबर हो जाए, इसलिए जो क्रांति की योजना लंदन में बनी थी और बनाई किसने थी? राणोजी बापू। राणोजी बापू और अजीमुल्ला। कहां बनी थी? लंदन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। क्रांति की सुनियोजित तिथि क्या थी? सुनियोजित तिथि थी 31 मई 1857। और क्रांति प्रारंभ कब हो गई? 10 मई। कितनी उतावल की देखो, 10 मई 1857। एक तो विफलता का कारण यही है कि आप लोगों की परीक्षा की डेट आप लोगों को पता है 31 मई को एग्जाम का पेपर होना है और 10 मई को ही ले ले, बताओ प्रिपरेशन आती रह जाएगी। आधों को तो पता ही नहीं चलेगा कि अपने पेपर हो गया, आधों को तो बाद में तो अरे यार पेपर हो गया, मैं तो 31 मई के अनुसार तैयारी कर रहा था। वही सिचुएशन सेम यहाँ पे हुई कि अरे यार ये कोई तरीका है, हमने तैयारी उसके हिसाब से की, फिर आंदोलन होंगे वगैरह, अभी तो ये कर दे अपन। ठीक है, सोशल मीडिया ट्विटर ट्रेंड वगैरह चलेगा, एग्जाम तो वापस करवा दे, अब तो आप लोगों के अंदर इतनी ताकत है। बाकी उस समय जो पता ही नहीं चला। अभी तो चलो संचार के साधन इतने हो गए, एक व्हाट्सएप मैसेज से सभी जगह पहुंच गया और पता भी चल जाए कि हाँ 31 की जगह 10 मई को एग्जाम होना है। उस समय तो था ही नहीं ना, हरकारे जाते गांव गांव, इंफॉर्मेशन पहुंच के कितनी पहुंचती है, अरे फिर पता चला अरे यार वहां पे तो क्रांति वो ठोक दी अंग्रेजों को उधर, तो क्या आपा भी ठोको ठोको चलो 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 ऐसे करते, मतलब अंग्रेजों को क्या समय मिल गया, यहाँ क्रांति हुई वहां पे हुई तो सेना वहां चली गई, वहां हुई तो वहां चली गई। बाकी अंग्रेज कितने मुट्ठी भर थे, अपन पूरा देश भर थे, और लेकिन उनको एक समय मिल गया ना दबाने का, क्रांति यहाँ दबा के फिर वहां चले गए, वहां दबा के वहां चले गए, इस तरीके से। नहीं तो सब जगह एक साथ होती है, अंग्रेज सीधा कुछ दबाना, क्रांति दबाने के काम थे ही नहीं, सीधे मतलब बैग पैक करते हैं कि हालो अब टाइम पूरा हो। यानी राजस्थान का एजीजी उस समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये सारी चीजें आप लोगों को मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मुख्यालय जो है, देखो एजीजी का मुख्यालय उस समय वैसे अजमेर था। ठीक है, राजपुताना रेजिडेंसी बोलते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू था। ठीक है, 6 महीने अभी भी देखो राजभवन माउंट आबू में भी बना हुआ है, तो एजीजी का मुख्यालय भी उस समय वहां पे था। ठीक है, चलिए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई है? राजस्थान में नियोजित तिथि से पहले राजस्थान में भी हो गई, 28 मई 1857। ठीक है, और ये ध्यान रखना हुई कहां से? तो नसीराबाद। अब नसीराबाद में क्यों होती है? इसका भी कारण है, क्योंकि देखो मुख्यालय क्या है? अजमेर है, अजमेर के निकटवर्ती छावनी कौन सी है? वो नसीराबाद है, तो इसलिए नसीराबाद में पहले क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? अब देखो छावनियां 6 थी, उसके अलावा केंद्र रहे हैं, यानी कि एक तो रहा है आउआ जो अपने पाली के अंदर ही है, और एक रहा है कोटा, जबकि ये दोनों ही छावनियां नहीं थी। उस समय 6 छावनियां थी जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को विद ट्रिक, लेकिन उन दोनों के अलावा जो है केंद्र, प्रमुख केंद्र जो क्रांति की घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हुई है, वो एक तो आउआ में, एक कोटा में। कोटा के तो राजा को 6 महीने नजरबंद कर दिया था उन्हीं के महल के अंदर, और आउआ में जो है बहुत जबरदस्त जो है ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया और जो है अंग्रेजों को नानी याद दिला दी थी। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां कितनी? 6। और बहुत बार पूछते हैं ये प्रश्न, आसान है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को मुख्य जबानी याद होनी बहुत जरूरी है, तब समझ लो कि आपकी क्रांति पर पकड़ अब जो है होने वाली है। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरा, अब देखो आगे बढ़ा। अब देखो एक शानदार ट्रिक है, बस आई याद करनी है, और यूं के हुई के थाने जो है 1857 की क्रांतियां सगली याद हो जाई, मतलब छावनियां याद हो जाई। ठीक है, ए नन्नी ब्याह देखण चली, एक नन्नी नाम की छोरी जो एक कोई गली में ब्याह हो, वह देखणगी कि ए नन्नी ब्याह देखण चली। ठीक है, आ ट्रिक है शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही प्यारी। नन्नी एक प्यारी सी बच्ची है जो ब्याह देखण जाती है, तो उसको कह दिया कि ए नन्नी ब्याह देखण चली। देखो इन क्या करना है, ए यानी कि एरिनपुरा, ए यानी कि एरिनपुरा, न यानी कि नशीराबाद, नसीराबाद, नी यानी कि नीमच, नीमच,
ब्या यानी कि थार ब्यावर, ब्यावर। दे यानी कि अपने देवली, देलवाड़ा मत कर लेना, ठीक है, देवली। और ख यानी कि खैरवाड़ा, उदयपुर के यहां पे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नीमच एकमात्र ऐसी छावनी थी इसमें से जो राजस्थान से बाहर थी, जिसका मुख्यालय राजस्थान से बाहर था, तो ये भी ध्यान रखना कि ये है, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी ना, वो नसीराबाद की थी। सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी टुकड़ियां थी सैनिक की। नसीराबाद के अंदर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, इसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी नसीराबाद में। यदि ये ऐसे भी कह सकते हो आप कि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऐसे इसके नाम थे, ठीक है। इसके अलावा नीमच में कौन थे? फर्स्ट बंगाल कैवलरीज थे। एरनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन थी। देवली के अंदर कोटा कंटिंजेंट और खैरवाड़ा के अंदर मेवाड़ भिलकोर। जैसे कि अभी भी जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट ऐसे होती है ना, उस तरीके से यहाँ पे जो है ये रेजिमेंट हुआ करती थी। ये सारे की सारी सैनिक छावनियों के अंदर सैनिक टुकड़ियां ये मौजूद थी। कि कई बार जो है ये पूछ लेते हैं, ये मिलान वाले सवाल में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी जो है सैनिक छावनी के अंदर सैनिक टुकड़ी मिलान नहीं करती, सुमेलित नहीं है या सुमेलित है। तो कैसा भी प्रश्न आए अपने को तैयार रहना है। ले स्क्रीनशॉट ले एक बार। ठीक ठाक आगे बढ़ा के यादुजी, एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा, ठीक है। ठीक, अब देखो चलते हैं अपन एक एक छावनी में, और एक एक छावनी में क्रांति कैसे हुई थी उसे अपनी आंखों से देख लेते हैं। जब आप मुझे सुनोगे तो आप लोगों को यही लगेगा कि हाँ आप अपनी आंखों से देख रहे हो। सबसे पहले चलते हैं नसीराबाद, क्योंकि यहाँ पे हुई है सबसे पहले तारीख याद रखना कि 28 मई 1857 को यहाँ पे क्रांति हुई है। देखो राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो सैनिक छावनी थी ये सबसे शक्तिशाली थी, ठीक है। ये सबसे ये भी प्रश्न बना हुआ है, सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी। अब यहाँ पे तैनात टुकड़ियां कौन कौन सी थी? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बंबई लांसर्स। ये बाद में आए थे, ये पहले ये मौजूद थी, ठीक है, ये बाद में आए थे। और ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है। अब ये जो है ना, ये टुकड़ियां जो थी मेरठ से आई हुई थी, और मेरठ में अपने भारत में सबसे पहले वहां पे क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो यहाँ पे जो है इनके अंदर एक भावना तो थी। मौजूद अंग्रेज अधिकारी यहाँ कौन कौन थे? मेजर प्रिचार्ड थे, स्पॉटिस वुड, न्यूबरी, कर्नल हार्डी, क्योंकि इनको बाद में मारा था इसलिए ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्रमुख क्रांतिकारी यहाँ कौन था? बख्तावर सिंह था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो आए यहाँ पे, तो इनको जो है जैसे मैन तोपखाना वगैरह होता था ना, तो इनके सैनिक वहां से हटा दिया इन्हें, प्लस इनके जो है हथियार भी लिमिटेड कर दिए, ये सारी चीजें। तो इनके दिमाग में ये आया कि हम मेरठ से आए हैं इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ में ये भेदभाव कर रहे हैं। तो एक मतलब किसी को अननेसेसरी दबाया जाए तो वो विद्रोह करेगा। तो इसलिए इन्होंने भी फिर जो है सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया कि अपने जो है इनको मार के, सारा बारूद गोला वगैरह सब यहीं पे रखे हुए बंदूकें फंदूकें, तो अपने जो है इसको अंडर में करते हैं। इसलिए सबसे पहले क्रांति हुई भी यहीं पे है, नसीराबाद के अंदर। तो इन्होंने जो है ये मेजर प्रिचार्ड, स्पॉटिस वुड वगैरह इनको मार के और इन पे पूरी तरीके से अधिकार करने की मतलब यहाँ पे कोशिश की। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है इन पे अधिकार करके ये अजमेर की तरफ नहीं बढ़े बल्कि दिल्ली की तरफ बढ़े, क्योंकि क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? वो था बख्तावर सिंह, ठीक है। वो कौन था? बख्तावर सिंह। फिर इसके बाद में देखो विद्रोह होता है नीमच के अंदर। नीमच में कब होता है? 3 जून 1857। दिनांक याद रखना, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय? सावर्स था। यहाँ पे कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेजर सावर्स। जो अपने पढ़ोगे आप मेवाड़ की क्रांति के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे भी यही था, मतलब अतिरिक्त प्रभार देते ना, तो उसके अनुसार यहाँ था। अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ? कर्नल एबॉट। और क्रांतिकारी कौन थे? मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ देखो, यहाँ पे सीन ये हुआ कि ये कर्नल एबॉट था ना, ये थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर हो गया। इसको लगा कि ये जो है ये क्रांति की हवा चल रही है चारों तरफ, तो ये भी विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है, ये भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इनने क्या किया कि इसने जो है सब सैनिकों को इकट्ठा करके, और जो हिंदू थे उनको गीता की और जो मुस्लिम थे उनको कुरान की,
ये कहा कि तुम इनकी शपथ लो और कहो कि तुम हमारे प्रति वफादार रहोगे, तुम हमारे प्रति जो है विद्रोह विद्रोह कुछ नहीं करोगे, तुम मतलब सीधे सीधे बैठे रहोगे, हम कहेंगे वैसे काम करोगे, ये वो फलाना ढीमका। जी मोहम्मद अली यानी इन खोपड़ी सटेगी। मोहम्मद अली के तुम हमारे प्रति वफादार रहे थे क्या? कर्नल एबॉट के कैसे समझा नहीं? अरे समझा कैसे नहीं? तुमने अवध को हड़पा, बेगम हजरत महल के साथ में तुमने गलत का मतलब बर्ताव किया, तुमने अवध को हड़पने से पहले हमारे प्रति तुम वफादार रहे थे क्या? ये बताओ। कुशासन का आरोप लगा के तुमने अवध को हड़पा है, हमारे जो राजा थे उनके साथ में तो तुमने गलत किया है, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे प्रति सौगंध खाए, हम तुम्हारे प्रति ये वचन निभाए कि हम तुम्हारे प्रति जो है वफादार रहेंगे। क्यों रहे भाई? हमारा देश तो भारत है, हम भारत के प्रति वफादार रहेंगे, तुम हमारे प्रति रहे हो क्या? तो मतलब कर्नल एबॉट उस समय हिल गया क्या भाई साहब, इनके अंदर तो जो है क्रांति की भावना पहले से भरी हुई है, तो किसी भी टाइम ठोकेंगे अपन को। उस समय तो समझा बुझा के जो है उसको शांत किया, अलग लेके गए कि अरे यार ये बात फैल नहीं जाए सैनिकों के अंदर, अलग लेके गए, समझा बुझा रहे भाई यूं है कि बे बटे अधिकारी अलग, हाँ बे हड़प लियो, पाछा दे दा, यूं कर दा, वो फलाना नहीं। उस समय तो मोहम्मद अली भी कहे चलो जाओ ना, लेकिन अंदर अंदर सुबह तो चल गई। सुबह होते होते तो धमाका, ठीक है, हो गया। फिर यहां से जो है मारा इनको सबको, अंग्रेज अधिकारियों को मारा। यहां से जो है इनको अंग्रेजों को भी भनक लगी, अरे बैग पैक करो, अरे ये तो किसी भी टाइम ठोकेंगे, तो यहां से जो है मारा इनको। तो ये जो है अपने बीवी बच्चों सहित यहां से फरार होते हैं। बहुत फैमिलियर थी। तो नीमच से भागे सैनिक जो है पहले डुंगला में और बाद में सैनिक की जगह यहाँ पे क्या करोगे आप, अंग्रेज अधिकारी। यहाँ सैनिक लिख दिया मैंने, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी करना। अब नीमच से जो है अंग्रेज अधिकारी विद फैमिली भागते हैं। तो अब भागे कितने भागे, सब तरफ क्रांतिकारी कहीं भी पकड़ के मारेंगे। तो यहाँ पे इनका अंग्रेजों का एक मतलब, अंग्रेजों का कह दो आप, चाहे मेवाड़ के शासक जो थे उस समय उनका कह दो आप, स्वरूप सिंह थे उस समय, तो उनका कह दो कि उनका एक वफादार था डुंगला के अंदर। पहले जो है डुंगला और बाद में जग मंदिर में ठहरते हैं। तो डुंगला के अंदर जो है वहां पे ये सबसे पहले एक घर के अंदर ठहरते हैं, वहां पे जो है सुरक्षित, वहां पे भी लेकिन क्रांतिकारियों को पता चल जाता है, जितने में मेजर सावर्स और स्वरूप सिंह जी की सेना आ जाती है और इनको यहां से सुरक्षित निकाल के पिछोला के अंदर जो जग मंदिर बना हुआ है वहां पे ठहराते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और देवली के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ये भी ध्यान रखना। ये पूछते हैं कि कौन सी सैनिक छावनी के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया था, तो वो देवली के थे। तो इस तरीके से ये सीन यहाँ पे डुंगला के राज सिंह थे उस समय, है ना। तो वहां पे इनकी जो है सुरक्षा एक बार हो गई थी और वहां से फिर बचा के इनको निकाल के वहां ले गए थे। तो ये नीमच वाला सीन था और नसीराबाद वाला सीन था। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, मेन चीज मैंने बता दी जो एग्जाम में आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब है अपने 1857 की क्रांति, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, एरनपुरा और इसके अंदर क्रांति। एरनपुरा छावनी जो है यदि आप देखोगे तो पाली सिरोही के मध्य में बढ़ती है, ठीक है, अब वर्तमान में, ठीक है। अब यहां पे जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 21 अगस्त 1857 को। अब यहाँ पे जो है सैनिक कौन से थे, जोधपुर लीजियन के। इन सैनिकों को कहा जाता था पूर्बिया। इनको किसके नाम से जानते थे, पूर्बिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। ये ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे माउंट आबू, ये ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू गए हुए थे। अब क्रांति की भनक जो है पहुंचती पहुंचती माउंट आबू भी पहुंच गई और वहीं पे जो है इनके पास में देखो सैनिक अभ्यास है, तो गए हुए थे माउंट आबू। वहीं पे विद्रोह शुरू हो गया और वहां पे विद्रोह जब शुरू होता है तो वहां पे उस समय देखो कोई ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, घोड़े थे या फिर एक एमटीएस विक्की आती है, आप लोगों को पता, वो थी। तो सब सैनिक जो है एमटीएस की विक्की लेकर वहां से सीधे मतलब फास्ट आना था तो एमटीएस विक्की लेके जो है एरनपुरा छावनी आते हैं। अब तुम्हारा दिमाग खिसकेगा कि गुरुजी पढ़ा रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये एमटीएस विक्की विक्की की बातें ठीक नहीं है। उस समय कोई विक्की विक्की नहीं थी। तो देखो कैसी विक्की थी वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को ध्यान तो पक्का रखना है। अब देखो एम यानी कि मोती खां, मोती खां, ठीक है। टी यानी कि तिलक प्रसाद, तिलक प्रसाद। और एस यानी कि अपने तिलक राम है और एस यानी कि शीतल प्रसाद, तिलक राम और एस यानी कि शीतल प्रसाद। ये है एमटीएस, ठीक है। और ये क्या है, इन्होंने किया था इन सैनिकों का नेतृत्व। तो याद रखने का तरीका है भैया कि एमटीएस लेके वहां से ये
निकल गए और यही तरीका है। 23 अगस्त को सैनिक एरनपुरा पहुंचते हैं। नेतृत्व किसने किया? मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम। और यहां से इन्होंने जो है नारा दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी यानी अंग्रेज। ये था एरनपुरा क्रांति वाला सीन। ये पूछते हैं एमटीएस वाला, ठीक है। हाँ, मोतीलाल, मोती खां वगैरह ये पूछते हैं, तो ध्यान रखना। अब आते हैं अपन क्रांति के मुख्य केंद्र आहुआ। आहुआ जो है मारवाड़ का एक ठिकाना होता था और यहाँ के शासक थे खुशाल सिंह चंपावत और इनकी कुल देवी थी सुगाली माता, ठीक है, जिन्हें 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहते हैं। 10 सिर और 54 हाथ। इन्हें क्रांतिकारियों की देवी भी कहते हैं। वांगड़ संग्रहालय के अंदर अभी इनकी मूर्ति पड़ी है और आहुआ के अंदर क्रांतिकारी स्मारक बना हुआ है, पैनोरमा बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। यह 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था क्योंकि मारवाड़ का एक ठिकाना था, लेकिन मारवाड़ के शासक से इनकी अनबन हो गई थी, तो इनकी बन नहीं रही थी उनसे, और जो मारवाड़ के शासक थे वो अंग्रेजों की तरफ थे। एक ये भी कारण रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आहुआ की पूरी घटनाक्रम को बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो आहुआ के अंदर जो है एक मुख्य युद्ध होता है क्योंकि क्रांतिकारी यहाँ के जो थे ना वो ज्यादातर आहुआ पहुंचे। अब आहुआ पहुंचने पर क्या होता है कि वहां पे एक युद्ध होता है जिसको नाम ध्यान में रखना है आपको, बिथोड़ा का युद्ध। एक तो बिथोड़ा, एक चेलावास। इन दोनों युद्ध में 10 दिन का अंतर है। एक होता है 8 सितंबर, चेलावास वाला पढ़ेंगे अपन 18 सितंबर, ठीक है, वो पढ़ेंगे 18 सितंबर। अब क्या हुआ कि ये युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये क्रांतिकारी वर्सेस मारवाड़ की सेना। अब क्रांतिकारी यानी कि नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत। कौन कर रहे थे? ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत। और मारवाड़ की तरफ से कौन आया था? कर्नल हीथकोट आया था, ये तो अंग्रेज अधिकारी था। कुशलराज सिंह भी आया था जो वहां का किलेदार था, ठीक है, सेनापति कह सकते हो आप। और अनवर सिंह पंवार आया था, ठीक है। ये सारे आए थे वहां से सेना लेकर, 3 जने आए थे देखो, और सेना भी थी इनकी बहुत तगड़ी। लेकिन क्रांतिकारियों के अंदर जोश था, जुनून था, जज्बा था, है ना, और जीतने की जिद थी। तो ये चीजें आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए यदि एग्जाम क्रैक करना है। यहाँ पे क्रांतिकारियों का जो है साथ देने वाले भी शासक थे। अब इसमें कौन कौन थे ये भी पूछते हैं कि क्रांतिकारियों की तरफ से साथ किस किसने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह थे, आसोप के शिवनाथ सिंह जी थे, अलणियावास के अजीत सिंह जी थे, लांबिया के पृथ्वी सिंह जी थे, बोगावा के जोत सिंह जी थे, तुलगिरी के जगत सिंह जी, बांतावास के प्रेम सिंह जी और बसवाना के अपने चांद सिंह जी थे। इन सब ने ठाकुर खुशाल सिंह जी का साथ दिया। ठाकुर खुशाल सिंह जी का साथ दिया। इनकी सेना भी थी। अब इधर से जो है शाही सेना थी। शाही सेना यानी कि मारवाड़ की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना, ठीक है। लेकिन क्रांतिकारियों के अंदर इतना जोश था भाई साहब, इतना जुनून था और नेतृत्व इतना शानदार था खुशाल सिंह जी का कि पहले ही आक्रमण में पटखनी सीधी, ठीक है, अंग्रेजों की सेना परास्त। और उस समय अंग्रेज जो है हिल गए भी। पहले तो सोचा था कि हाँ ये चले जाएंगे और जीत के आ जाएंगे, तो आपने की मतलब देन लेने काम नहीं है। इसके बाद में आएगा वहां का पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस भी आता है, ठीक है, ये चीजें होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। बिथोड़ा का युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। यह 8 सितंबर 1857 को ये पाली के अंदर ही है बिथोड़ा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। इसे जो है काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। काले गोरे का युद्ध। अब काले गोरे मतलब काले कौन? अपन। गोरे कौन? अंग्रेज। लेकिन हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अरे हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। वही चीज है। अपन तो मारवाड़ वाले लोग तो वैसे ही दिल वाले होते हैं, और काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तो अपन काले हैं कोई बात नहीं। आपने हमको काला कहा, हमने आपको गोरा कहा, कोई बात नहीं। लेकिन काले गोरे का युद्ध जब आया एग्जाम के अंदर तो हम जो है उसे सही करके आएंगे। इसे चेलावास के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी वर्सेस अंग्रेजी सेना थी। अंग्रेजी क्या मारवाड़ की सेना भी थी। अब देखो कौन आ गया मैक मॉसन आ गया। ये कौन था? पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट था। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आ गया, जो कौन था? एजीजी था। पढ़ाना अपन ने राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि वो था एजीजी। गवर्नर जनरल का एजेंट हुआ करता था हर राज्य के अंदर, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कहलाता था। यहां पे कौन? खुशाल सिंह चंपावत। अब फिर हुई है भैया घमासान, और इसमें जो है अकिल तो भाई साहब मैक मॉसन को मार दिया, सिर धड़ से अलग। और क्रांतिकारी तो भैया क्रांतिकारी है। और जब जीत अपने एक मैच में हो जाए तो ही अपा कौन धारा,
और वो तो मतलब जिंदगी और उसका स्वतंत्रता संग्राम का मैच था। तो सीधा जो है मैक मॉसन का सिर बाले पर डाल के और पूरे शहर में घुमाते हुए लेकर आते हैं अहुआ के किले पर, और अहुआ के दरवाजे पे जो टांग देते हैं कि भाई ये है तुम्हारी इसका नतीजा। तो आज भी अहुआ के अंदर जो है होली के समय और ऐसे गीत बजते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो और मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो, कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये देख लो भैया निशानी, क्या ये एजेंट को मार के दरवाजे पे टांक दिया है हमने, ठीक है ना। तो ये वहां के क्रांतिकारियों का जोश था उस समय काले गोरे का। अब जो है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस तो उस समय जो है बचकर निकल गया वहां से। फिर जो है होम्स आता है बाद में, और भी बड़ा दिल्ली से अधिकारी आता है, तब जाकर जो है क्रांतिकारी इनके कब्जे में आते हैं कि फिर जो है विद्रोह को वहां पे रोकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो मैक मॉसन को मारकर सिर जो है अहुआ के दरवाजे के दुर्ग पर लटका दिया जाता है। फिर बाद में कौन आता है, होम्स आता है। होम्स का आक्रमण कब होता है, जनवरी 1858 में। और खुशहाल सिंह जो है किले का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप कर सलूम्बर की ओर चले जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसके अंदर ही 3 प्रश्न छुपे हुए हैं कि किस पर सौंपा, तो लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह जी पे सौंपा है। कहां चले गए, सलूम्बर चले गए, किसके आक्रमण के समय, होम्स के आक्रमण के समय, कब, जनवरी 1858 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कोठरिया के जोत सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी थी, ये भी प्रश्न बना है एक बार कि किसने शरण दी थी, जोत सिंह ने दी थी, कोठरिया के ठाकुर थे। अब ठाकुर खुशहाल सिंह जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं, कब, 8 अगस्त 1860 को जो है ये आत्मसमर्पण करते हैं। और इनके खिलाफ जो है जांच आयोग बैठता है, जिसको कहा जाता है मेजर टेलर जांच आयोग, जिसके सिफारिश पर बाद में 10 नवंबर 1860 को जो है खुशहाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है कि भाई इन्होंने जो है अपने देश के लिए लड़े हैं। ये चीजें उस समय ये सिचुएशन ऐसी थी, वो थी, ये थी, फलाना ढिमका, और इनको जो है यहां से रिहा कर दिया जाता है। मेजर टेलर आयोग के बारे में इस बोर्ड पर लिखी हुई हर एक शब्द, हर एक लाइन से प्रश्न बना है, तो अपने को ध्यान बेटा रखना पड़ेगा। ले स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से चेलावास का युद्ध, अहुआ की क्रांति वगैरह ये हुई। अभी और भी है, जैसे कि अपने कोटा की वगैरह मैन है, एक क्लास और आएगी, और भी जानकारी आप लोगों को सभी जगह के पॉलिटिकल एजेंट, सभी जगह के शासक वगैरह वो भी बताऊंगा सारी चीजें। तो आज की ये क्लास जो है अपनी 1857 की क्रांति, वो आपके आज की क्लास पूरी हुई। बाकी कल की क्लास में और डिटेल पढ़ेंगे। बेटा पढ़ते रहो और पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जितना पढ़ोगे उतना दायरा बढ़ेगा। तो अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। उससे पहले एक बात कि आप लोगों के लिए जो है रिट मेंस की टेस्ट सीरीज हमने दे दी है, और वैलिडिटी 28 फरवरी 2026 तक है। यानी कि अभी जो भी ज्वाइन करेगा उसे एक्स्ट्रा टाइम ही मिलेगा, 1 साल से ज्यादा ही मिल रहा है। जितना लेट करोगे उतना कम टाइम मिलेगा, क्योंकि अपने फिक्स वैलिडिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि जब आप जगोगे, जब आप ज्वाइन करोगे तब से 1 साल मिलेगी, नहीं, कदापि नहीं। जब आप अब ज्वाइन करोगे तो 1 साल से अधिक मिल रही है। जितना समय आप गवा दोगे उसके बाद ज्वाइन करोगे तो बचे हुए समय के लिए आप अभ्यास कर पाओगे। समय पे जगो, समय पे चतो, समय पे फायदा उठाओ, क्योंकि ऐसा फायदा फिर मिलने वाला नहीं है। बाकी स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, सभी आप लोगों को जो है हमने अभ्यास सीरीज दे रखी है। आप पढ़े और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े, नौकरी लगे, 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी उठाएं, लीला लहर हो, मौज करें, राज करें, यही हमारी शुभकामनाएं। मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।